10 पर। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास। देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं, तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच। देखिए 5 का पंच। सत्ता के गलियारों में जब मचता है शोर, एक दूसरे को कुर्सी से हटाने का लगता है जोर। सरकार बचाने को होता है जोड़ तोड़ पाला पत्थर। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की भारी सफलता ने दल की नेता और सीएम ममता बनर्जी के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। अब वो विपक्षी एकता की सूत्रधार बनना चाहती है। उन्होंने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। दिल्ली में उनके अक्सर दौरे हो रहे हैं, नेताओं के मेल मुलाकात हो रही है। विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कोशिश के साथ में उनकी संभावित नेता की तरह भी दिखना चाहती है। क्या विपक्ष उन्हें अपना चेहरा बनाएगा, यहां एक बड़ा सवाल है। और उनकी जो लगातार मुलाकातें चल रही हैं और जो एक जुगलबंदी भी यहां देखने को मिली है शरद पवार के साथ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी बातें, उसी पर आज की इस चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। इस समय विपक्ष को गोलबंद करने की दिशा में कोई नेता सबसे ज्यादा सक्रिय है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विपक्षी एकता के लिए वो दिल्ली के दौरे कर रही हैं, नेताओं से मिल रही हैं, वर्चुअली रैलियां कर रही हैं। बेशक दिल्ली आकर वो बतौर सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली, लेकिन उनके भाव भंगिमा में इस बात का एहसास हो रहा है कि वो बंगाल के खेला होवे तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनकी नजर अब केंद्रीय राजनीति में है। वो दिल्ली के 5 दिन के दौरे पर हैं। देश की राजधानी में उनके व्यस्त कार्यक्रम हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने वर्चुअल रैली में ये बात कही कि वो पीएम बनने के लिए जोर जतन नहीं कर रही हैं, बल्कि उनका इरादा पीएम मोदी से सत्ता छीनना है। लेकिन देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद वो विपक्षी एकता के लिए ज्यादा सक्रिय हुई है। दिल्ली की तरफ उनकी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ी है और अपने कार्यक्रमों, रैलियों के जरिए वो इस बात का संकेत दे रही है कि उन्हें विपक्षी दलों को गोलबंद करने वाला संभावित नेता के तौर पर देखा जाए। ममता बनर्जी इस बात से वाकिफ है कि विपक्षी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के बीच नेतृत्व का सवाल आसान पहेली नहीं है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात में स्वाभाविक है कि अभी सिर्फ विपक्षी एकता पर ही बात होगी, लेकिन विपक्षी एकता की नेता के बतौर उन्हें कांग्रेस स्वीकार कर पाए या नहीं कहना मुश्किल है।
ममता बनर्जी के सामने कई दूसरी कसौटियां भी हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी भी गुजरात की सत्ता से होते हुए देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो हो सकता है कि इसी सोच पर वो भी बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहती हूँ। पर दोनों स्थितियों में फर्क है। तृणमूल कांग्रेस का दायरा पश्चिम बंगाल तक सिमटा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के अलग मायने हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें बंगाल के कामकाजों का ब्यौरा भी देना होगा और चुनाव परिणाम के बाद की हिंसा से जुड़े सवाल उनका पीछा कर रहे हैं। विपक्ष उन्हें चेहरा बनाए या नहीं, इस पर बहुत से सवालों के मंथन है। अब उनकी रणनीति इस बात की ओर दिखती है कि मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर हटाने में उनके नाम पर विपक्षियों में सहमति बन जाए। इसलिए ममता बनर्जी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बंगाल में तो ये तक कहा जाने लगा है कि अब दीदी ज्यादा समय दिल्ली में ही देंगी। संभवतः वो राज्यसभा का चुनाव लड़े। कुछ भी हो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए एक नेता को जिस तरह प्रयास करने चाहिए, ममता बनर्जी उसी राह पर चल पड़ी है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ असित नाथ तिवारी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ नीरज राय हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश टीएमसी के। हमारे साथ ममता काले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि टीएमसी से आप हैं और बहुत सारी चीज़ें लगातार दिख रही हैं। एक बात, क्योंकि ममता बनर्जी जब जब दिल्ली आती है तब तक हम कहेंगे दिल्ली में हलचल शुरू हो जाती है, तो क्या इस बार जो लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लगातार वो विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं, और क्योंकि यहाँ एक तस्वीर और देखने में आई कि ममता बनर्जी ने आनंद शर्मा से भी मुलाकात की, कमलनाथ जी से भी मुलाकात की। तो आनंद शर्मा क्योंकि एक वो चेहरा है जो G28 या एक गुट जो बना था उसका भी वो एक चेहरा, तो ऐसे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये क्वायद है कि जो संयुक्त विपक्ष है उसका चेहरा ममता बनर्जी हो? इस तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? संजय भैया, वास्तविकता यह है कि ममता बनर्जी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली जो है हमारे केंद्र की राजधानी है, देश की राजधानी है, तो वहां पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कयास लगाने की, तो कयास तो कोई लगा ही सकता है। पिछले कई सालों से अगर देखा जाता है तो हर बात पे ही कयास निकाले जाते हैं। ममता बनर्जी जी ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, तो कयास का कोई इलाज नहीं होता है। जैसे कि शक इलाज होता है, उसी तरह से कयास का भी कोई इलाज नहीं होता है। और उनका दिल्ली जाना, अपने विपक्ष के नेताओं से मिलना, यह भी कोई संयोग नहीं है, या तो एक विपक्ष के किसी भी नेता का कर्तव्य और फर्ज बनता है वो उनसे मुलाकात करे, बात करे, देश पे चर्चा करे, देश की राजनीति पे चर्चा करे, आने वाले चुनाव पे क्या चीजें रणनीति बन सकती है उस पर चर्चा, तो यह उस चीज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन कयास भारतीय जनता पार्टी को ही लगाए, नीरज जी, कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि नीरज जी जब चुनाव हो रहे थे बंगाल के अंदर तब इस तरीके की स्थितियां नहीं आई थी, तब इस तरीके के विपक्ष के साथ एकजुटता होनी चाहिए, सबको मिलकर लड़ना चाहिए, तब इस तरीके की चीजें नहीं थी। वहां तृणमूल कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ी है, उसके बाद अब जो गोलबंदी की शुरुआत हुई है उससे लेकर चर्चा है। जी, उस समय आपके भी न्यूज चैनल, सभी चैनलों पर भी चर्चा हुई थी कि ममता दीदी ने उस समय भी सभी को बुलाया था, आमंत्रित किया था कि सभी लोग एक साथ होकर चुनाव लड़े। तो चुनाव है, संभावनाओं का खेल है, सब अपना करते हैं। लेकिन अभी आपने चर्चा किया था, रिपोर्ट में ही चर्चा सुन रहे थे कि ममता बनर्जी जी केंद्रीय राजनीति में आ रही है। तो सर सबको जानकारी है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने से पहले 7 बार लोकसभा के मेंबर भी रह चुकी हैं। तो वो तो खुद ही पहले से ही आपके केंद्रीय नेतृत्व में है। जब पहली बार वो चुनाव हराई थी, देश के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी जी को 28 से 29 साल की उम्र में चुनाव हराकर लोकसभा में पहुंची थी। तो यह कयास तो बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। ऐसे कयासों से कुछ बहुत लेना देना नहीं है फिलहाल में, लेकिन 2024 की रणनीति के लिए उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि बंगाल में पहले जीतेंगे, उसके बाद दिल्ली में काम करेंगे। नहीं तो मतलब ये बात तय है कि दिल्ली में काम करेंगे, ये जो क्वायद है उसका एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल 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 हो भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ममता आप देखें कि आज क्योंकि एक ममता हमारे टीवी चैनल पे और एक ममता दिल्ली के अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें लगातार देखने में आ रही है कि जिस तरह से
ममता बनर्जी दिल्ली के अंदर आई हैं और लगातार विपक्ष के नेताओं को मिलती रही हैं। उसके अलावा आप देखें कि शरद पवार जी ने भी कुछ इस तरीके की पहल की थी कि संयुक्त विपक्ष और उसका एक चेहरा हो। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा वर्तमान में उभर कर आया है। लेकिन क्या कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काम कर रहे हैं और दलों के अंदर अपने सक्रिय हैं, क्या वो ममता बनर्जी को संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनाने में सहमति देंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, कैसे आप देखती हैं इस कवायद को? धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ममता से बात करवाना बहुत आवश्यक है, पर शुक्र है भगवान का कि मेरी आदतें उनके जैसी नहीं हैं। जहां तक अभी पूरे विपक्ष का इकट्ठा हो जाने वाली बात है, तो ये तो परिपाटी बन गई है विपक्ष के नाम पर, मोदी जी वर्सेस ऑल करने की विपक्ष की, क्योंकि अकेले कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्ष के अंदर अस्तित्व में नहीं है जो विपक्ष अकेले हो और अकेले अपने दम पर देश की जो सत्ता या सरकार है उससे सही और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर सही प्रश्न कर सके। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे साझे मंच में 2019 के चुनाव से पहले भी आए थे, सबने हाथ पकड़ा था, हम साथ साथ है बॉलीवुड का गाना गाया था और उसके बाद हुआ क्या, नील बटा सन्नाटा हो गया जी। लगभग 40 दल थे ममता उस टाइम। जी बिल्कुल, तो वही हुआ। इस बार भी ममता बनर्जी दीदी ने वो शहीद दिवस के दिन ये एक करने की कोशिश करी थी, जो उन्होंने एक बहुत लोगों को बुला करके एक जमवाड़ा लगा दिया और उसके बाद बोला कि हम वर्चुअल रैली पूरे भारतवर्ष के अंदर करेंगे। और उनका जो मेन टारगेट था, उन्होंने बोला कि मैं वर्चुअल रैली के माध्यम से गुजरात में एक बहुत बड़ा मैसेज दूंगी। लेकिन गुजरात में उस दिन क्या हुआ, गुजरात में कार्यकर्ता तक नहीं आए। तो जो 2-4 गुजरात में कार्यकर्ता इन्होंने बनाए, इन्होंने जो इतने बड़े बड़े एलईडी लगाने का प्लान किया था वो भी प्रोजेक्टर तक सिमट करके रह गया। तो ममता दीदी बिल्कुल जीती है इस बार चुनाव, लैंडस्लाइड मैंडेट उनको मिला है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन हम सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि डंडे के बल पे मिला है, डरा करके मिला है। वहां का जो पूरा डेमोग्राफी है, रोहिंग्याओं को बसाकर उनके दम पर मिला है। खुलेआम दीदी ने धमकी दी थी कि तुम देख लो 30% अगर तुमने इनको वोट दे दिया और ये सत्ता में आगे भाजपा वाले, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, जिसके लिए उनको इलेक्शन कमीशन ने भी उनको चेताया था। तो इन सब चीजों को लेकर के ममता दीदी सोच रही हैं कि वो नेशनल फेस बन जाएंगी, संभव नहीं है, क्योंकि एक ऐसी महिला जिन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव के नाम पे, राजनीति के नाम पे आज वहां पर पाकिस्तान बनाने की बात कर दी है, आज वो वहां पर रक्त रंजित होलियां करवा रही हैं। उनके राज में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। जिस तरीके का पलायन हुआ है 2 मई के बाद से लोगों का, खासतौर पर वहां पर सनातनियों का, खासतौर पर दलितों का भी, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया या भाजपा का समर्थन किया, तो सारा जग जाहिर है कि ऐसे फेस को आप नेशनल लेवल पर नहीं बिठा सकते। ये एक बात है। दूसरी जरूरी बात ये है कि जो आपने अभी नाम लिया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल है कि कांग्रेस पार्टी में जो सोनिया गांधी जी हैं, वो राहुल गांधी के ऊपर किसी को नहीं बख्शती हैं। अपनी खुद की पुत्री प्रियंका गांधी उनसे सहन नहीं होती है। प्रियंका को अगर कोई राहुल गांधी के ऊपर बिठा दे, राहुल से ज्यादा अस्तित्व पार्टी में दे दे, तो सोनिया जी जो है उसकी बैंड बाजा बारात निकाल देती हैं। तो फिर वो ममता बनर्जी को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे? ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। और ये जो संयुक्त विपक्ष बनाने की कोशिश करी है ममता बनर्जी ने, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से शरद पवार जी ने दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग करी थी, जिसमें प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया था, और कई जो उनके अलाई पार्टनर्स हैं जिसमें कांग्रेस और शिवसेना, उनको उन्होंने नहीं बुलाया था। और सपा, समाजवादी पार्टी को भी लास्ट मिनट में बुलाया था, मिस्टर घनश्याम उनके प्रवक्ता आए थे, कोई बड़े नेता नहीं आए थे। वो सारे का सारा फ्लॉप हो गया, तो ममता बनर्जी के नाम पर दांव चला गया। ये दांव भी पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि सब लोग नहीं ममता बनर्जी को अपना लीडर मानने वाले हैं, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने पहले ये यहाँ एकदम ममता बहुत बड़ा सवाल है ये। और हम पूछ लेते हैं असितनाथ तिवारी जी, जिस तरह से मीटिंगों का दौर चल रहा है असितनाथ, बहुत सारी चीजें हैं, लगातार आपके यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल नीरज, आपसे जवाब लूंगा मैं, आप बिल्कुल बेचैन है आप ममता की बातों का जवाब देने के लिए, आपके पास आऊंगा। एक बार असित से कर लें बात। असित जी, अगर आप देखें लगातार मीटिंगें चल रही है, यहाँ एक बहुत बड़ा अहम बिंदु यह है कि हमेशा से जो विपक्ष का जो चेहरा रहा है वो कांग्रेस रही है, और क्योंकि लगातार इस तरीके की स्थितियां रही हैं, कांग्रेस बड़ा दल था और वास्तव में कांग्रेस ने काम भी किया, सत्ता में भी रही है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब की बार जिस तरह पिछली बार एक संयुक्त मोर्चा बना, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। इस बार फिर उसी तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। एक तो ये, क्या कांग्रेस इसके अंदर
आएगी, और आएगी तो क्या कांग्रेस ये चाहेगी क्या कोई और विपक्ष का चेहरा हो? दूसरी बात, अगर इस तरीके का संयुक्त विपक्ष बनता है तो कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाता है कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है देश के, वो वास्तव में इतने मजबूत हैं कि पूरा विपक्ष को एक होकर रहना पड़ता है, एक होकर लगना पड़ता है, उसके बाद भी आप चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि यह भी एक जनता में बहुत बड़ा सवाल है। जी असित जी। पहली बात तो ये कि पूरा विपक्ष कहीं एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा, जो आपने कहा कि एक होकर लड़ते हैं फिर भी हार जाते हैं। किसी राज्य में विपक्ष गोलबंद होकर चुनाव नहीं लड़ा और नहीं हारा है। सब अपनी अपनी पार्टी के नेतृत्व में लड़े और चुनावी नतीजे सबके सामने आए। दूसरी बात में 40 दल थे सर, थर्ड फ्रंट का 3 बार प्रयोग अपने देश में हुआ और तीनों प्रयोग विफल रहे। अभी कुछ दिन पहले भी एक कवायद चल रही थी, मीडिया ने कहा कि थर्ड फ्रंट के गठन की कवायद है, हालांकि उसमें जो शामिल नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं जानते अंदर की बात क्या है। अब ममता बनर्जी जी की बात। ममता बनर्जी जी एक पॉलिटिशियन है, एक स्टेट की मुख्यमंत्री है, बहुत लंबा संसदीय जीवन रहा है। जाहिर सी बात है तमाम नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध भी है, राजनीतिक संबंध भी है, वो आती है, मिलती जुलती है, राजनीतिक बातें करती होंगी, इसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं है कि वो कोई फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है, कोई मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। अब जो कांग्रेस का पक्ष है, देखिए देश की राजनीति में आपने भी देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो शुरू में 28 दल थे, 2 दल निकले 26 हुए, बाद में फिर कुछ दलों 6 दल उसमें छोटे छोटे शामिल हुए तो 32 दलों का गठबंधन हुआ। तो हम कहेंगे क्या कि हम इतने ताकतवर थे कि 32 दलों को मिला के सरकार बनानी पड़ी? ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। विपक्ष के गोलबंद होने का मतलब होता है कि सरकार की नीतियों से ये तमाम लोग नाराज हैं, ये तमाम लोग उस नीतियों से नाराज हैं और इसलिए ये कहीं एक मंच पर आकर खड़े हो रहे हैं। हम जब सरकार में रहे और हमारे समय भी 26 और 32 दल गोलबंद हुए तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम इतने बलशाली हैं कि सारे ग्रहों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ा। नहीं, ये नहीं होता है। वो किसी न किसी वजह से हमारी किसी पॉलिसी से वो सहमत नहीं थे और अलग अलग मुद्दों पर असहमत लोग एक मंच पर जुटते हैं। ये राजनीति का तौर तरीका है, लोकतंत्र का तौर तरीका है। मैं नहीं मानता कि इसमें हम किसी को इतना बड़ा ग्रह बना दें कि बाकी सब उसके सामने बड़े छोटे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश ने राजनीति में हमेशा उलटफेर देखा है। कब कौन आ जाए आपने सोचा नहीं था। गुजराल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बने, वीपी सिंह जी बने, चंद्रशेखर जी बने, देवेगौड़ा जी बने। ऐसी स्थितियां भी इस देश में आई, ऐसी स्थितियां भी आई। हम नहीं जानते अगली स्थिति क्या होगी। हमारा पक्ष बहुत साफ है कि हम संघ परिवार और भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जिनको हमारे साथ आना है उनका एकदम खुले बाह से स्वागत है, पूरे हृदय से स्वागत है। वो हमारे साथ आए, इस मुहिम में जुड़े और जो राष्ट्रघाती शक्तियां हैं उन राष्ट्रघाती शक्तियों से वो लड़े। हम तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और धनंजय, अगर आप देखें बहुत सारी बातें बताई हैं और असित नाथ ने बहुत खुलकर बहुत सारी चीज़ें सामने रखी, ममता जी ने भी रखी। धनंजय, एक बात है कि जब आप लोग गठबंधन करते हैं तब हलचल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरे गठबंधन करें तब आपत्तियां बहुत ज़्यादा आती हैं, तब बहुत सारा बवाल भी चालू हो जाते हैं। और वर्तमान में यही स्थिति लग भी रही है। आखिर विपक्ष अगर एकजुट होता भी है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? दूसरी बात, आपके यहाँ भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं कि जिस तरह संगठन की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की बातें आती हैं कि संगठन में और सरकार में तालमेल की कमी है प्रदेशों के अंदर। उसके अलावा मुख्यमंत्री बदलने की परंपराएं भी लगातार चल रही है। क्या कहेंगे आप? जी संजय जी, देखिए, सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूं कि विपक्ष का एक होना, विपक्ष के एक होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जी बोलिए, आवाज आ रही है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत, सबल, सक्षम, समर्थ विपक्ष की कल्पना करते हैं। जी, हमारे लिए विपक्ष का एक होना कोई विषय ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। और ममता दीदी क्या चाहती हैं, ममता दीदी क्या करना चाहती हैं, ये भी कोई विषय नहीं है। लेकिन हमारे लिए विषय सबसे जो महत्वपूर्ण है
वो ये है कि भाई ये 16 अगस्त क्यों? 16 अगस्त क्यों? 16 अगस्त का दिन चुनने का कारण क्या है? 16 अगस्त का दिन तो इस देश को भारत माता के टुकड़े करने का, बांटने का और धर्म के नाम पर सीधे काटने का दिवस है, डायरेक्ट एक्शन का दिन है। क्यों इस दिन को चुना गया? क्या मंशा है इसके पीछे? क्या मानसिकता काम कर रही है? जिस अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा, उन्होंने 1910 में जब मिली तराना लिखा तो यह लिखा कि चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। और उसी को 1930 में 2 नेशन थ्योरी दी और फिर 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन दिवस बताया 16 अगस्त को। फिर ये 16 अगस्त ही क्यों? ये किस मानसिकता का परिचायक है? ये किस कुत्सित विचार को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है? और आप विपक्षी दलों की एकता की बात करते हैं। इमरान खान को वहां डर लगता है संघ से और हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता को भी डर लगता है संघ से। एक राष्ट्रवादी संगठन से, एक सांस्कृतिक संगठन से, देश के अंदर जो संपूर्ण समाज का संगठन है उससे डर लगता है। इमरान खान को डर लगता है, कांग्रेस को डर लगता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? ममता बनर्जी क्यों 16 अगस्त को आना चाहती हैं और कोई दिन क्यों नहीं? कि टैगोर के जीवन, सुभाष के दिन क्यों नहीं? इतनी विभूतियां बंगाल में जन्म ली हैं, किसी महान विभूति के जन्म दिवस पर क्यों नहीं? और दीदी ने जो बंगाल में चुनाव जीतने के बाद 3 दिन जो रक्त रंजित हिंसा हुई है, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, हमारे भाइयों की जो कत्ल हुई है, जो हिंसा हुई है बंगाल में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता संजय जी। इस देश के दामन पर 1946 के 16 अगस्त के इतने दाग हैं, इतने घाव हैं, भारत माता की उसी पीड़ा का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। फिर क्यों 16 अगस्त? मेरा सवाल यह है, 16 अगस्त ही क्यों? क्या किस मानसिकता से जिया जा रहा है? कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे। कोई उस देश को जी रहा है, किसी को संघ से डर लगता है। यहां संघ की भी साथ दूसरे दिन राहुल गांधी कहते हैं कि संघ से जुड़े हुए लोग कांग्रेस छोड़ दें। आखिर देश को क्या देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं देश को? क्या देश के अंदर साजिश चल रही है? सोचने का विषय यह है संजय जी, विचार करने का विषय यह है। राष्ट्र के ऊपर जो आपदा है, जो संकट है, हम उसका सामना करेंगे। हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बंटने देंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रसिद्धि बहुत है। ममता दीदी ने चुनाव जीता है, 7 बार पार्लियामेंट रही होंगी, 3 बार चुनाव जीती होंगी। ऐसे बहुत प्रसिद्धि है देश नेताओं की। प्रसिद्धि प्राप्त नेताओं की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा सिर्फ इस देश में नेतृत्व के तौर पे जो स्थापित हो पाई है वो माननीय नरेंद्र मोदी की ही स्थापित हो पाई है। प्रतिष्ठा जो नरेंद्र मोदी ने अर्जित की है देश में, विदेश में, पूरे दुनिया में, वो प्रतिष्ठा के लेवल का, उस कद का, उस स्ट्रेचर का, उस व्यक्तित्व का कोई नेता अभी धराधाम पर भारत में क्या पूरे दुनिया में खोजना मुश्किल होगा। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार चले हैं। अगर हम बात करें नीरज, बहुत सारे आरोप आप पर लगते हैं। एक बात तो है, इस बात को कैसे आप नकार पाओगे कि वहां हिंसा तो हुई है और वो तस्वीरें बयां करती हैं और लगातार ये आरोप आपके पीछे चल रहा है कि हिंसा हुई है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने चुनाव जीता है, एक बहुत बड़ा चेहरा बना है और शायद उनको लग भी रहा है कि ये एक अवसर है जो क्योंकि राजनीति में अवसर बहुत ज्यादा तलाशे जाते हैं, तो शायद उनको लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ये अवसर बन सकता है, हो सकता है। लेकिन जो पीछे ये सारे सवाल हैं, चाहे वो धनंजय गिरी का सवाल हो या ममता काले का सवाल हो, सवाल ये है ये कैसे आपका पीछा छोड़ेंगे? जी, क्या कहेंगे नीरज? संजय भाई, मैं दोनों लोगों के सवाल का जवाब दूंगा। सवाल दोनों का बहुत बड़ा है, इस पर पर्याप्त टाइम चाहिए हमको, ठीक है। पहले मैं गिरी जी के सवाल का जवाब दे दूं। आरोप कौन लगाता रहा है? एक प्रदेश सरकार के ऊपर भारत के केंद्र की सरकार आरोप लगाती रही है। तो आरोप लगाकर तो यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि आप सिर्फ आरोप लगा ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास फुल पावर है। अगर संविधान से हटकर कोई वहां पे बात हो रही है तो सरकार के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव तक आपने नहीं किया। दूसरा, धनंजय गिरी भाई साहब ने बात कराया कि 2 मई से 5 तक की जो 3 दिन का इन्होंने जिक्र किया, शायद आप अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए भाई साहब। आप लोग अति उत्साह में इतना बोल जाते हैं कि अपने ही बातों में फंस जाते हैं। अधिसूचना जारी होने से लेकर शपथ ग्रहण, सरकार गठन तक जो भी चीजें सरकार वहां राज्य में होती है, देश के अंदर चुनाव आयोग और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है। अगर इस चीज पे अगर होता है तो तुरंत केंद्र की सरकार को
राज्यपाल महोदय से एक्शन के लिए बोलना चाहिए। लेकिन आप हिंसा की बात करते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले 17 दिन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस घटना याद आ गई महाभारत की, धृतराष्ट्र के दरबार में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के रहते दुर्योधन के शव पे दुशासन ने महिलाओं का चीरहरण किया। इस पर धनंजय गिरि जी आपकी जुबान क्यों बंद थी? इस पर बोलना चाहिए। जिस चीज पे आप लोग बात करते हैं ममता बनर्जी जी पे, आपके पूरा टीम पहुंची थी मोदी जी के नेतृत्व में और 750 कंपनियों को लेकर सुरक्षा बलों को चुनाव हुआ। आप लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से चुनाव वहां पे प्रस्तुत कराया, उसके बावजूद भी वहां के लोगों ने जादूगर को फेल कर दिया और जादूगर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ा। कोरोना को छुपाने के लिए 2020 मार्च में राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया था कोरोना को। उस समय हमारे मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल में चुनाव लड़ने और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने में व्यस्त थे। 47 दिनों के बाद डंडा लगने पे सुप्रीम कोर्ट के मोदी जी निकलते हैं कि कोरोना से संभलिए, और बेरोजगारी पे बात करने की बजाय आप लोग सिर्फ अपने सुविधानुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। केंद्र सरकार इतनी असमर्थ कैसे हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रदेश हो, वो हमारा ही क्यों ना हो, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अगर गलत हो रहा है तो आप एक्शन लेने में पीछे क्यों रहे? पूरे चुनाव भर ताली पीट पीट के केवल दीदी और दीदी बोलने वालों के पास आरोप लगाने के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। अब आइए ममता जी के सवालों का जवाब दे दूं। ममता काले बहन, हर चैनलों पे आप डिबेट में साथ में बैठती हैं, बड़ा मजा आता है। अति उत्साह में अपने पे ही सवाल छोड़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषक है, दोनों तरफ का बोलिए। आपने जिक्र किया 2019 से पहले गठबंधन का विपक्ष ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अटल जी वाला भी भूल गई थी आप वही पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी मर्सी पे 2 सीटें मिला करती थी और ममता बनर्जी अपने दम पर सीट लेके आती रही और 7 बार लोकसभा भी गई है। आपने कहा कि ममता बनर्जी के यहाँ बलात्कार होता है, एक महिला है आप। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 56% बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है। पिछले 48 घंटों में 13 हत्या, 3 बलात्कार और 1 अपहरण हुआ है उत्तर प्रदेश में। अरे आरोप लगाइए तथ्यों के साथ, ऐसे फर्जी वाला पे नहीं। और सुनिए दादा, सुन लीजिए बहन, सुनिए ना, मैंने बोला नहीं ना। नहीं देखिए, सुनिए आपका मतलब ऐसे बात सुनो, आपके बीच में बोला हूँ मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में, इनको बोलने दीजिए, और उसके बाद इनको बोलने दीजिए के बाद 2 मई से लेकर 4 मई तक जिस तरीके की हरकतें वहां पर की गई, महिलाओं के बलात्कार किए गए, महिलाओं के हाथ में पेशाब करके जानकारी बढ़ाओ, जानकारी 24 अरे भैया, जहां पर नुसरत जहां जो आपका बास है ना, जो सर्कस मंडली लिए घूम रहा था वहां पे, जिसकी शागिर्द हो ना, जिसकी शागिर्द, अरे ज्ञान ऐसे लोगों को ज्ञान कौन देता है? ऐसे नाजायज जानकारी रखने वालों को ज्ञान देता है कोई? दीदी बुलाने, क्या संजय भाई ऐसे लोग बकवास कराते हैं, बीच में कुदाते हैं अपने घर ऐसे, मतलब अनपढ़ लोगों को मत बैठाया करिए हमारे साथ। सदस्यों का बताइए, जानकारी ही नहीं है कि राज्यपाल और चुनाव आयोग का होता है, यह कैसे ज्ञान बांट रही है? संजय भाई क्या कर रहे हैं आप? ममता, नीरज, जब बोलते हैं, देखिए संजय भाई, सुनिए संजय भाई, नहीं, सुनिए नीरज जी, पहले आप सुनिए, नहीं, आप पहले सुनिए। नहीं, मैं कैसे सुनूं? उनका भी सुनूं और आपका भी सुनूं। अरे उनका भी सुनूं, तो सुनना तो पड़ेगा ना, बात का जवाब कैसे देंगे? जवाब ये होता है, क्या बात करते हैं? नहीं, जवाब कैसे देंगे आप? बताओ, आप कैसे जवाब दोगे? आप चाहते हैं कि आप जो बोले वो सब लोग सुने बस? मतलब वो बोले, नहीं वो बोले मैं सुनूं। आप बोल रहे थे ना, बीच में आपका जवाब बोल रहा था मैं। कहाँ बोलने दिया आपने? उन्होंने बोला, ममता काले ने बोला, ममता काले ने बोला। नहीं, ममता काले बोले तो मैं उस समय सुनूं, मैं बोलूं तो वो बोले तब भी मैं ही सुनूं, और आप भी बोले मैं ही सुनूं। ये बताइए पहले, इतना संवैधानिक जानकारी है ममता काले, आप बताइए हमको कि अधिसूचना जारी होने से लेकर सरकार के गठन तक की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। नीरज जी, अगर आप इन तथ्यों पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं। आप किस चीज को डिनाई करेंगे? बात ये हो रही है कि वर्तमान में जो पर्सन चिन्ह लगे हुए हैं, नीरज, जो पर्सन चिन्ह लगे हुए हैं, ममता बनर्जी यहाँ आई है
ममता बनर्जी जो चेहरा बनने की बात करें तो वो बहुत सारे सवाल विपक्ष के ऐसे हैं, उनका जवाब दीजिए। और उसमें उस जवाब को देने में इतना ज्यादा गुस्से की आपको आवश्यकता नहीं है। एक तो एक पानी पीजिए, एक गिलास, एक ठंडा पानी पीजिए और तब आप उस बात को देखिए। क्या है, विपक्ष का काम है। यहाँ असित भी बैठे हैं, राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन असित जी तो एकदम से भड़क नहीं रहे। आप बात सुनिए और अपनी बात को रखिए, अपनी बात रखिए, जो आपकी बात है, जो आपके तथ्य हैं वो रखिए। अगर आप ये कहेंगे कि विपक्ष में कोई बोले ही ना, तो ये तो संभव ही नहीं है। अरे अब सुन लीजिए, आप बोल दीजिएगा ममता बहन को। चलिए मैं यहाँ एक नीरज जी इतना यहाँ एक आप एक गिलास पानी पीजिए, तब तक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपको। मंगलम गरुड़ध्वजा यजमान 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। अपना यूपी है नंबर 1। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। जी हाँ, ममता दीदी जिस तरह दिल्ली के अंदर सक्रियों से लेकर बहुत सारी हलचल चल रही है, और उसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। ऋषि शंकर जी, अगर आप देखें, लगातार एक चर्चा चल रही है कि क्या संयुक्त विपक्ष का चेहरा ममता हो सकती हैं, ये एक सवाल लगातार तैर रहा है। और आप देखें, कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने भी कुछ इसी तरीके की कवायद की थी, लेकिन यह कहा जा रहा था कि उसका भी जो केंद्र था, जो ध्यान में रखकर वो मीटिंगें की गई, उसमें भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी थी। तो क्या यहां बहुत सारे सवाल ये खड़े होते हैं ऋषि की, क्या वामदल एक्सेप्ट कर पाएंगे ममता बनर्जी को या कांग्रेस? ये यहां एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और कैसे आप देखते हैं इस कवायद को जो ये चल रहा है? देखिए, जहां तक वामदल की बात है, तो वामदल के कल एक वरिष्ठ नेता ने जो बयान दिया है कि यदि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी का से हाथ मिलाना होगा तो उससे उसको गुरेज नहीं है। तो वामदल का तो स्टैंड क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस, जिसका पैन इंडिया अपना ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया अपना उनका एक आधार है, क्या कांग्रेस के बिना कोई ऐसा गठबंधन का परिकल्पना किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी गठबंधन बनेगा बीजेपी के ऑपोजिशन में।
उसके कोर में कहीं ना कहीं कांग्रेस रहेगी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के लीडरशिप को इतने भी बड़े जो रीजनल पावर है, जैसे ममता बनर्जी है, शरद पवार है, अरविंद केजरीवाल है, ऐसे अखिलेश यादव हैं, क्या राहुल गांधी के लीडरशिप को मानेंगे? ये भविष्य के गर्भ में छुपा है ये बात। लेकिन आपको ममता बनर्जी ने अपने आप को बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी चुनाव लड़ रहे थे और उनके चैलेंज को ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट किया, और ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है, अपोजिशन के जितने लीडर है उसमें ममता बनर्जी का नाम भी सबसे मजबूती से लिया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी का बंगाल में प्रभाव है, ममता बनर्जी उस कोalition को लीड कर सकती है। लेकिन यदि ममता बनर्जी टीएमसी के बल पे पूरे चाहे बीजेपी को चैलेंज करना, जैसे ममता बनर्जी ने आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी ने कहा भी था कि हम बनारस पे हो सकता चुनाव लड़े। मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपने पार्टी के बल पे बीजेपी को चैलेंज कर पाएंगे। लेकिन कोई गठबंधन बनता है या गठबंधन बनाने में कोई भूमिका होती है तो ममता बनर्जी की भूमिका हो सकती है। और आपने देखा भी है, आज भी जब ममता बनर्जी दिल्ली आई है तो प्रशांत किशोर से उनका मुलाकात हुआ है, कमलनाथ साहब ने उनसे मुलाकात की है। तो ये एक कवायद चल रहा है कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से जासूसी कांड, किसान का मुद्दा जिस प्रकार से बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए एक समस्या बनती जा रही है, उस मोर्चे पे भी ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता जो है मिलके नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं। बिल्कुल ममता बोलिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं ममता, बहुत सारी चीज़ें नीरज ने भी रखी, बहुत सारी बातें नीरज ने भी रखी। और नीरज जी का कहना यह है कि संवैधानिक स्तर पर बात होनी चाहिए कि संविधान क्या कहता है, क्योंकि संविधान की चिंता सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को रही है। ये लगातार सदन में भी देखने को मिला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। नीरज जी आपके पास ही आऊँगा नीरज जी इसके बाद, और आपसे अभी बहुत सारी चीज़ों का जवाब भी लेंगे आपसे कि क्या सदन के अंदर जो जिस तरीके की परंपरा डाली जा रही है क्या वो सही है। ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं और वो आप तक भी आएंगे। ममता बोलिए जी। धन्यवाद गोस्वामी जी। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि इस देश में अगर हमारे संविधान की और लोकतंत्र की और संविधान की और पूरे के पूरे देश की अगर किसी को चिंता है तो वो केवल और केवल टीएमसी और ममता बनर्जी को है। हमने देखा कि किस प्रकार से सांसद साहब ने व्यवहार किया था अभी कुछ दिन पहले, जिसके लिए उनको बर्खास्त करना पड़ा सदन से। तो उस बारे में व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मित्रा मैडम एक इनकी है, मोहिता मित्रा नामक एक इनकी टीएमसी की सांसद हैं, जिन्होंने संसद में खड़े होकर के एक वेबसाइट से पूरे का पूरा आर्टिकल निकाल दिया और उसको अपनी स्पीच बनाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में जाकर के बोल दिया। और उसके बाद वो बोलती हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनको ना अपनी भाषा पर, ना कानून, किसी भी चीज की ना जानकारी है, ना ये कहीं पर कंट्रोल रख पाते हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश को एक माला एक धागे में पिरोएंगे। देखिए, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूँ कि हर देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत आवश्यक है। चाहे किसी की भी सरकार चल रही हो, ऑपोजिशन होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन ऐसी ऑपोजिशन जो खुद पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं, आज आप किसको बोलेंगे भारतवर्ष की नेशनल केंद्रीय स्तर पर एक ऑपोजिशन पार्टी? किसको बोल सकते हैं आप? कांग्रेस को बोल सकते हैं क्या? टीएमसी को बोल सकते हैं, सपा को बोल सकते हैं, बसपा को बोल सकते हैं, एनसीपी को बोल सकते हैं, आप शिवसेना को बोल सकते हैं। किसको बोलेंगे आप? कम्युनिस्ट पार्टीज को बोलेंगे? किसको बोलेंगे? कोई नहीं है। किसी को ना देश के अंदर आप विपक्ष बोल सकते हैं सेंट्रल लेवल पर, और ना ही उनके अंदर इतनी हिम्मत है। इसलिए आज इनकी मजबूरी है, ये इकट्ठे होकर के आना चाह रहे हैं। तीसरी दुख की बात ये है कि ये जितने भी नेता हैं, इनका आज जो एजेंडा है विपक्ष के नाम पर, वो है मोदी वर्सेस ऑल। इनको खुद नहीं जीतना है, इनको मोदी जी को और भाजपा को हराना है। दुख ये है, इसलिए मैं इनके खिलाफ बोलती हूँ, इसलिए मुझे परेशानी है, क्योंकि ये देश के साथ गलत कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपने आप को मजबूत कीजिए ना, आप अपनी विकास की नीतियों पर अपने लेवल पर ऊपर आइए। आपको मोदी जी को क्यों हराना है? आप मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हो। और देश के प्रधानमंत्री जी से और सरकार से अगर आपको कोई परेशानी है, प्रश्न कीजिए, लेकिन लाजमी प्रश्न कीजिए। आप उनकी नीतियों पर, कार्यों पर प्रश्न कीजिए।
ये हालत हो जाती है कि देश की सेना से लेकर के, देश के संविधान से लेकर के हर चीज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मोदी जी के विरोध में ये लोग देश विरोध पर उतर आते हैं। आज आप देखिए किसान आंदोलन का क्या तमाशा चल रखा है। पूरे का पूरा दिल्ली पिछले 7-8 महीने से बंद पड़ रखा है। राकेश टिकैत जब चुनाव होते हैं टीएमसी के, तो वो वहां पहुंच जाते हैं वेस्ट बंगाल में। भाई वेस्ट बंगाल में टीएमसी के खेमे में राकेश टिकैत का क्या काम है? और वहां पर बाय द वे एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने बाकायदा सांसद जाते हैं टीएमसी के। तो मतलब ये क्या कहानी है, ये क्या खेला है? खेला तो हो ही रहा है। इन्होंने टीएमसी वालों ने वहां पर एक बहुत बड़ा खेला किया वेस्ट बंगाल में, पूरे देश के अंदर ये करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भैया वेस्ट बंगाल में डरा के, धमका के, डंडे के बल पे आप लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आ गए हैं। पूरे देश के अंदर नहीं चलेगा। अभी आपने देखा होगा एक सर्वे चला है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के हुआ है। आज इतना तमाशा विपक्ष ने किया, मतलब कोविड में जो हालत दिखा दी कि गंगा में लाशें बह रही हैं। साहब यूपी की तो बहुत ही बुरी हालत है। यूपी में एकदम लोग मरे जा रहे हैं। अरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, उसका मोर्टालिटी रेट सबसे कम, रिकवरी रेट सबसे हाई, लेकिन उसके बावजूद लाशें कुछ लोग, विपक्ष और कुछ पत्रकार दिखाते हैं तो केवल और केवल गंगा में बहती हुई। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। और महाराष्ट्र, जिसकी यूपी के सामने नगण्य की जनसंख्या है गोस्वामी जी, वहां पर सबसे ज्यादा मृत्यु दर, सबसे ज्यादा वहां पर पॉजिटिव केसेस, किसी ने कोई बात नहीं करी। ये मतलब दोगलापन नहीं है, ये देश के साथ कुठाराघात है, ये देश के साथ गद्दारी है। केरला की बात क्यों नहीं करते हो भाई? केरल के अंदर इतना बुरा हाल हो गया था पूरे कोविड के समय पर, किसी ने कोई बात नहीं करी। सब कुछ छोड़ दीजिए आप, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, त्राहीमाम हो गए। तमाशा हो गया। वो अरविंद केजरीवाल जिसने ये बोला कि भैया मैं तो डोर स्टेप पे आप लोगों के घरों में आके ऑक्सीजन दूंगा, किसी को मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल ममता, बहुत सारे सवाल हैं लगातार और उनका जवाब भी आना चाहिए। असित, अगर हम देखें असित, बहुत सारी चीजें यहाँ उठ रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक बात यह है कि जब भी गठबंधन हुआ है, जब भी विपक्ष की एकजुटता की बात हुई है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा हानि हुई है। कांग्रेस जहां भी गठबंधन में लड़ी है तो कांग्रेस पीछे रह गई। ये यहाँ बहुत बड़ा एक सवाल तैरता है। तो इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भी शायद इसी तरीके की बातें चाह रहे थे। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सदन के अंदर बातें होती हैं, जिस तरह से सदन के अंदर भाषा के ऊपर भी और व्यवहार के ऊपर भी, आपके सामने भी है, वो तस्वीरें सबके सामने हैं, वो भी एक, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा एक मंदिर है, लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर है कि पूरे देश के लोगों की निगाहें वहां रहती है। मैंने सांसद चुन के भेजा है, मेरी बात वहां पे रखें, उस बात को वहां पे लाए, तब उसके ऊपर कुछ समाधान हो। लेकिन आज संसद की स्थिति क्या है वो भी आपके सामने। मुद्दे बहुत सारे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं मुद्दे बहुत हैं, लेकिन चर्चा कहां हो? क्या वो चर्चा बाहर होगी? क्या खाली विपक्ष का कार्य यही है कि खाली अपने गठबंधन को दिखाने के लिए, मजबूती करने के लिए उन्हीं को देखा जाए, सदन के अंदर चर्चा नहीं होनी चाहिए? यह काम भी विपक्ष का ही है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातों का मैं जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, थोड़ा इतिहास में वो चले गए और मुस्लिम लीग की उन्होंने चर्चा की। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जब आया उसके बाद उसी मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में ही सरकार बनाई और पश्चिम बंगाल की सरकार में गृह विभाग उनके पास था और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को लिखित भरोसा दिया कि वो बंगाल प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं होने देंगे। अब वो किसके परस्त हैं ये खुद तय कर ले, और विभाजन का गुनहगार कौन है, लोहिया जी की लिखी किताब पढ़ ले, उन्हें पता चल जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस संघ परिवार से डरती है। जिसका सूरज पूरी दुनिया में नहीं डरता था, उस अंग्रेजों से हम नहीं डरे तो संघ फंग जैसे ये से कौन डरने जाता है फंगस से? ऐसा कोई भ्रम मत पालिए कि संघ जैसे फंगस से हम डरते हैं। हम फंगस का इलाज करते हैं और इलाज करेंगे इस संघ का, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब आपने कहा कि संसद में जो हुआ नहीं होना चाहिए। मैं कतई इसका समर्थक नहीं हूं कि लोकसभा में हंगामा हो और माइक तोड़ दो, टेबल पटक दो, कागज फाड़ दो, कुछ भी कहो, मैं इसका समर्थक नहीं। हाँ, देश में विरोध की वो सबसे बड़ी पंचायत है, विरोध वहां होगा, खूब होगा, लोकतांत्रिक तौर तरीके से वही विरोध होगा क्योंकि वही पंचायत है विरोध की। लेकिन साहब, इस देश ने यह भी देखा है कि लोकसभा में खड़े होकर एक सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा कि मन होता है कि आपको चूड़ियां भेज दूं। बड़ी स्वस्थ परंपरा थी, तब तो किसी को बुरा नहीं लगा था।
चुने हुए प्रधानमंत्री थे ना, पेट से तो नहीं टपके थे। कहा गया मन होता है चूड़ियां भेज दूं क्या? 12 दिन संसद को चलने नहीं दिया गया, वो स्वस्थ परंपरा थी क्या? जो परंपराएं आपने बनाई हैं, आज वही परंपराएं तो चल रही हैं, क्यों तकलीफ हो रही है? विपक्ष में लंबे अरसे तक आप ही तो रहे, आपने ही तो ये तमाम परंपराएं स्थापित की हैं। अपशब्द बोलना, सदन को बाधित कर देना, 12-12 दिन लगातार सदन नहीं चलने देना, ये तमाम परंपराएं तो आपने स्थापित की हैं। तो आज आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं होनी चाहिए तकलीफ। देखिए, हम सब चाहते हैं, और वो भारत का एक एक नागरिक चाहता है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर है, विचारधारा का विरोध अपनी जगह पर है, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि भारत जो हमारा देश है ये ताकतवर बने, समृद्ध बने, और यहाँ की लोगों की मुश्किलें कम हो। हम तमाम लोग बड़े अमीर ना हो जाएं, लेकिन हम कम से कम इतने सक्षम हो कि आराम से खा पी सकें, ठीक से बाल बच्चों को पढ़ा सकें, उनका इलाज करवा सकें। मुझे लगता है कि इससे किसी का इनकार नहीं होगा, लेकिन एक किन शर्तों पर होगा? आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश की भी एक चर्चा हुई है बीच में, भाजपा के प्रवक्ता ने शायद कोई चर्चा की है, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी ने केरल का भी नाम लिया। भाई, केरल में कोरोना से मौतें हुई, ये जानकारी आपको कैसे मिली? मीडिया के थ्रू मिली। दिल्ली में जो हुआ, मीडिया के थ्रू ही जानकारी मिली। महाराष्ट्र में जो हुआ, उसी मीडिया ने आपको जानकारी दी, और उसी मीडिया ने यूपी का सच बता दिया तो बहुत बुरा हो गया। वो केरल का बताता रहे, आप ढोल पीटते रहिए, लेकिन वो यूपी का ना बताए, वो बहुत बुरा मीडिया हो गया। फिर तो वो महाराष्ट्र का बताए लेकिन यूपी का ना बताए, वो बहुत बुरा मीडिया हो गया। अरे, पूरे नदी के किनारे आप देखिए, लाश दफनाने के लिए जगह नहीं थी, चील और कौवे नोच रहे थे। क्या ये काल्पनिक घटनाएं थी? क्या ये चित्र बना के पेस्ट कर दिया गया था? क्या किसी कलाकार ने कोई वीडियो बना के डाल दिया था? नहीं ना, ये सच्चाई थी। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। पूरा देश इसमें फेल हुआ है, पूरा देश फेल हुआ है कोरोना को मैनेज करने में। ये सच्चाई है। आपको नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करना था। राहुल जी ने तो बहुत पहले फरवरी में कह दिया था कि विदेशी फ्लाइट को रोकिए, लेकिन चूंकि आपको नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करना था, और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने के लिए आपने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की हत्या की। ये सच्चाई है, स्वीकार कीजिए। दूसरी लहर में आप पूरी सरकार पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थी, कोई फर्क उसे नहीं पड़ रहा था, लाखों लोग मर रहे थे, एक एक सांस के लिए लोग तड़प। लेकिन असित यहाँ एक बात है, असित यहाँ एक बात है, यहाँ ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है सारी चीजें, लेकिन यहाँ एक बात है कि जो बंगाल चुनाव की बात हो रही है या जो भी चुनाव है, क्या पूरे विपक्ष ने उन चुनाव का बहिष्कार करने की कोशिश की, या ये कहा कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे? दोषी तो वहां सारे ही है ना असित। चुनाव आयोग के साथ जो बैठक हुई, आप उसका रिकॉर्ड निकालिए, चुनाव आयोग की साइट पर भी है। उसमें कांग्रेस का भी नाम शामिल है और बाकी 3 दलों का नाम शामिल है। जिस तरीके से सड़कों पर अब आए हैं तब भी आ सकते थे। नहीं, चुनाव आयोग से यह कहा गया था कि अभी कुछ दिन के लिए इलेक्शन टाल दीजिए, स्थितियां भयावह हो जाएंगी, लेकिन आयोग ने कहा चुनाव हम नहीं टाल सकते। संवैधानिक प्रावधानों का भी उन्होंने हवाला दिया। हम आयोग को कोई दोषी नहीं बनाते, संवैधानिक प्रावधानों का भी उन्होंने हवाला दिया। और जब चुनाव होगा तो जो राजनीतिक दल है उन्हें चुनाव मैदान में उतरना होगा, वरना वैसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये प्रस्ताव दिया गया था, आप ये मत कहिए कि नहीं। लेकिन आप जब चुनाव आयोग ने कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए और उसने कहा कि उसकी मजबूरी है चुनाव कराना, उसकी मजबूरी वो चुनाव कराएगा, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिनों के लिए टालिए। बिल्कुल टलना भी चाहिए था वर्तमान की जो स्थितियां हैं, क्योंकि लड़े तो सभी लोग हैं वहां पर, और कोई इस बात को नकार भी नहीं सकता, चाहे बिहार हो और चाहे बंगाल हो, सभी लोग चुनाव लड़ने गए और चुनाव हुए भी। अब उसके नतीजे चाहे जो भी रहे हो वो सब के सामने है। मैं धनंजय जी बोलिए, बहुत सारी चीजें असित ने बताई कि जैसा आपने किया वैसा ही अब आपके सामने आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है धनंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। नीरज, अब आप बताइए और आपकी बात सुनेंगे भी सब, बहुत सारी चीजें। ममता, लास्ट में आपके पास आऊंगा। अब नीरज को एक बार बोलने दीजिए, शायद आपको जवाब देने में ममता इजी रहेगा, नहीं तो नीरज क्योंकि अभी ठंडा पानी पिया है और मुस्कुराहट गायब है। नीरज भाई थोड़ा मुस्कुरा कर बात कीजिए जी। पहली बात यह है कि बोलने अगर दिया जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि समय दिया जाता है। देखिए पूरा समय दिया जा रहा है, बोलिए। एक्चुअली होता, बोलिए आप, बोलिए। अरे छोड़िए महाराज, 45 मिनट में समय कहाँ दिए हैं?
अभी ममता काले का होता है कि बीच में कूद जाती है बहुत बड़ा विद्वान बन के, ये भाजपा नेत्री बन के बैठाए होते तो बढ़िया होता। इन्होंने कोरोना की चर्चा किया है उत्तर प्रदेश में योगी। नीरज जी बंद करिए, बंद करिए। नहीं सुनिए आप मेरी बात। ममता, नीरज को एक बार बोलने दो। ममता उसके बाद जवाब दे लेना नीरज का। लेकिन अगर ये बोलेंगे ममता काले बीच में कूद जाती है, ऐसे आप बात करेंगे तो मैं आपको ममता, मैं आपको नीरज भाई बोल रही हूँ, तो आप अपने शब्दों की गरिमा रखिए, मर्यादा रखिए और वैसे बात कीजिए। नीरज भाई, ये ममता काले बीच में कूद जाती है, ये होता है वो होता है, ये ममता काले नहीं सुनेगी। आप चलिए ममता, चलिए नीरज जी तो चले ही गए। ममता, नीरज जी चले गए, उनका कहना यह है कि हमें बात ही नहीं करनी, हमें अपनी बात रखनी ही नहीं है, दिक्कत यहाँ सबको है। चलिए ममता जवाब दीजिए। बहुत सारी चीजें असित ने बोली है और वास्तव में उनमें बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं। देखिए नहीं सच, देखिए जहां तक नीरज जी का सवाल है, परेशानी ये हो जाती है इन लोगों के साथ कि इन लोगों को ये लगता है कि डंडे के बल पे बस सबको चुप करा दिया जाए, दादागिरी करा दी जाए, चुप करा दिया जाए, अराजकता फैलाई जाए, हमारी बात सुनो, नहीं सुनोगे तो भाई अगर हम गलत बोलेंगे, हमको टोकोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, हम धमकाएंगे, हम हल्ला मचाएंगे, इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं चलता है। आपके बंगाल में चलता होगा, टीएमसी के अंदर चलता होगा, बाकी जगह नहीं चलता है, बाकी लोग नहीं सुनेंगे इनकी बात। आई एम श्योर ये आपकी डिबेट अभी देख रहे होंगे छोड़ने के बाद भी, तो थोड़ा सुन लो नीरज भाई और थोड़ा सा सीख लो डिबेट करना। अब जहां तक असित जी ने बातें करी हैं, पहली बात इन्होंने बात करी थी कि भैया जो संविधान हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो जिस तरीके का हो हल्ला है जब भाजपा विपक्ष में रहती थी उन्होंने सिखाया। तो क्या आंख मारना भी भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया? क्या आंख मारना राहुल गांधी को भाजपा के किसी नेता ने सिखाया कि भाई आप वहां बैठ जाओ और आंखें मारते रहो? हैं? या ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सिखाया कि जब संसद में मानसून का सत्र चल रहा हो तो सांसद महोदय को संसद के अंदर होना चाहिए, ट्रैक्टर में बैठ के सड़कों में नहीं घूमना चाहिए? ये किसने सिखाया इनको? जरा ये पूछ ली तो संसद की गरिमा, अपने पद की गरिमा, वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है उसकी गरिमा इनको खुद रखनी पड़ेगी। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, सब कुछ आप भाजपा पे मर दें, ये नहीं चलेगा। तीसरी बात इन्होंने बोला कि देश को बचाना है, देश में जो लोग खराब कर रहे हैं संघ वाले ये वो सो, उनके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, वो तत्व जो देश विरोधी हैं। ये बात करेंगे कांग्रेस पार्टी वाली देश विरोधी तत्वों की गोस्वामी जी, ये लोग जिन्होंने 2008 में राहुल गांधी ने 2008 में चीन के साथ जाकर के एक एमओयू साइन कर दिया, चीन की एक पार्टी के साथ, जिनपिंग की पार्टी के साथ। कौन होता था भाई राहुल गांधी? 2008 में चीन के साथ एक एमओयू साइन करने वाला देश के बिहाफ में। क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री थे? क्या वो विदेश मंत्री थे? क्या वो रक्षा मंत्री थे? क्या थे राहुल गांधी? अरे क्या होते हैं भाई कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष? आपने कैसे कर दिया? और ये बात करेंगे देश विरोध की, ये बात करेंगे देश विरोध की, जो इमरान खान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, इनके नेता जाते हैं और पाकिस्तान में बोलते हैं प्लीज सपोर्ट अस, वी वांट टू टॉपल द मोदी गवर्नमेंट इन इंडिया, हम मोदी जी की सरकार को गिराना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। ये देश में मतलब इस प्रकार की बात करेंगे देश विरोधी तत्व, देश विरोधी जो फोर्सेज हैं उनसे हम लड़ेंगे। मतलब इनको कुछ बोलने से पहले कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए। इतिहास ये बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि आप जितनी ट्रीटीज करी हैं नेहरू जी ने उनके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जिस प्रकार से आप लोग हल्ला करते हैं उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। पेगासस का इतना तमाशा किया, कुछ नहीं निकला, नील बटा सन्नाटा निकला। मैं खुद कह रही हूँ कि करिए ना आप विपक्ष, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष कीजिए ना, स्वागत है आपका, लेकिन देश के और जनता के पक्ष में कीजिए ना। देश के विरोध में आप क्यों कर रहे हैं भाई? आपका देश ने क्या बिगाड़ा है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी को एमपी बनाए ये देश, कभी बनाए अमेठी, कभी बनाए वायनाड, हिंदुस्तान के प्रदेश बनाए और उसके बाद गीत गाएंगे कभी चीन के कभी पाकिस्तान के और चले जाए नानी घर इटली पिज्जा पास्ता खाने के लिए। और उसके बाद जब उनको पूछा जाए तो फिर वो ट्विटर के नेता बन करके रह जाए। बाय द वे ट्विटर पे भी वो स्वयं नहीं लिखते हैं, रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं। मतलब कुछ भी गलत करेंगे और उसके बाद इनसे कुछ बोला भी ना जाए, ये ठीक बात नहीं है, ये गलत बात है। और तीसरी एक और आखिरी जरूरी बात बोलना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि संसद की गरिमा रखना हमको आता है। अरे भाई संसद में कानून बनाने हैं, आपको अगर कोई परेशानी है, आपको लगता है कि 3 काले कानून जो हैं वो गलत हैं, किसान कानून, तो भाई आप वॉकआउट क्यों कर जाते हो? हर बार उठ के वॉकआउट क्यों कर जाते हो? नारे लगा करके। वैसे आप जुम्मा बहुत कम लोगों वॉकआउट क्यों करते हैं? बैठिए ना सदन में, पूछिए ना प्रश्न, डट के प्रश्न पूछिए, एक चीज को पूछिए, मत होने दीजिए पास। ये सब आप नहीं करते हो, वहां से वॉकआउट कर जाते हो। जब कानून बन जाता है उसके बाद सड़कों में अराजकता फैलाते हो, झूठ फैलाते हो और उसके बाद टूल किट बनवाते हो।
एक ग्रेटा थनबर्ग को लेकर के आते हो, उससे देश विरोधी टूल किट बनवाते हो और उसके बाद देश के अंदर तमाशा खड़ा कर देते हो, देश को बदनाम कर देते हैं। और आखिरी बात, एक बात बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बोला कि केरल के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में भी मीडिया ने लिखा और उसी मीडिया ने जब यूपी के बारे में लिखा तो परेशानी हो गई। भाई साहब, पहली बात वो बात मैंने उठाई थी, आपको ध्यान नहीं था, मैंने उठाई थी, वो तीनों प्रदेशों की बात मैंने करी थी। जिस मीडिया की मैं बात कर रही हूँ ना, वो मीडिया है जो विदेशी मीडिया के लिए लिखता है। एक एक फोटो बेचने के 25-25 लाख रुपए लेते हैं, एक एक आर्टिकल को लिखने के लिए विदेशी मीडिया में लाखों रुपए लिए जाते हैं। और वो जो आर्टिकल लिखे जाते हैं ना भाई साहब, वो देश के विरोध में लिखे जाते हैं। और ऐसी मीडिया और ऐसे मीडिया कर्मियों से मुझे सख्त आपत्ति है और एक नहीं 1000 बार बोलूंगी। और दूसरी बात, आपको चैलेंज कर रही हूं मैं, अगर आप गलत हुए तो फिर जो मतलब मैं गलत हुई तो आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगी। अगर कोविड काल में यूपी की तुलना में आपके केरल और महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें हुई होंगी ना, तो आप जो बोलेंगे मैं कर जाऊंगी। आज भी आप जाइए, फैक्ट चेक कीजिए, केरल का, यूपी का, महाराष्ट्र का मोर्टेलिटी एंड रिकवरी रेट निकाल करके आइए और पॉजिटिव केसेस थे वो निकाल करके आइए। जब आप बात करें तो कृपया निवेदन की तथ्यों के आधार पर करें, क्योंकि हम एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं भाजपा की नेत्री हूं, मैं भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हूं। मैं इस देश की जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हूं और मैं ये जानती हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के पक्ष में हैं, इस देश के लिए खड़े हैं और मैं उनके पक्ष में बोलूंगी। इसके लिए मुझे किसी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं। समय बिल्कुल कम है और अंतिम में आपसे ले लेता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हैं। वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, विपक्ष की पहल या विपक्ष का जो पहला कर्तव्य है वो देश का जो सदन है उसे चलने में सहयोग देना, क्योंकि सदन नहीं चलेगा तो चर्चा कैसे होगी, समाधान कैसे होगा? जनता के मुद्दों पर विरोध करना किसका कर्तव्य है, ये भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल विपक्ष का कर्तव्य, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन विपक्ष उस विरोध को करे कहां पे? करेगा ना, सदन क्या है, सब महापंचायत तो इसी के लिए है कि वहां हम सरकार की वो नीतियां जो जन विरोधी हो उसका विरोध करें जी, तो हम अपना काम भी ना करें। जब सदन चलेगा ही नहीं तो विरोध कैसे होगा आसित? अरे सदन चलेगा नहीं चलेगा, 12 दिन वाजपेयी जी ने सदन नहीं चलने दिया तो आप कहिए कि वो राष्ट्रघाती थे, तो वो देश विरोधी थे, आसित जी तो यही बात हो गई, जो पहले से चलता आ रहा है उसी तरीके की परंपराएं आगे भी रहेंगी। कई बार ये होता है, सरकार जब बिल्कुल आज की सरकार पाकिस्तान परस्त है, इमरान से पैसे खाकर इस देश को बर्बाद करने पर, चीन से चलिए बिल्कुल ऋषि 1 मिनट में अपनी बात, क्योंकि सरकार के मंसूबे हम सफल नहीं हो। गोस्वामी जी, मैंने ममता काले जी को सुना, ममता काले जी ने कहा कि विदेशी मीडिया जो है हिंदुस्तान के विरोध में काम कर रही है। तो मैं ममता काले जी को जानकारी दे दूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री या देश में कोई भी किसी पार्टी के सरकार रहा हो, जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो इसी विदेशी मीडिया को सबसे पहले इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो। जब यही विदेशी यहाँ मीडिया शब्द आजकल ऋषि क्या है कि आजकल ऋषि आजकल जो मीडिया शब्द है वो बहुत लोगों को चुभने लगा है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अलग अलग तरीके से मीडिया को परिभाषित करते हैं। धनंजय, समय कम है, 1 मिनट में धनंजय अपनी बात रखिए। संजय जी बोलिए धनंजय। संजय जी, मैं गहरी आपत्ति व्यक्त करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात से कि जो सरकार है वो पाकिस्तान परस्त है। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के समर्थन के राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के लिए विचार करती है। और पाकिस्तानी परस्त कहते हैं हमें, हम कैसे विपक्ष की भूमिका निभाए हैं। चाइना वार के समय संघ ने जो काम किया, नेहरू जी ने बुला करके संघ को 26 जनवरी के परेड में शामिल किया था। और वाजपेयी जी की बात करते हैं, वाजपेयी जी पाकिस्तान को यूएन में जवाब दिला था तो विपक्ष के नेता थे और नेता विपक्ष होकर जाकर उन्होंने यूएन में जवाब दिया था। ऐसे जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा सके जिस दिन, उस दिन इस देश के लोकतंत्र का भला होगा। और कांग्रेस की बात करते हैं, मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हराने की बात करते हैं। पाकिस्तान में जाकर मोदी को हराने में पाकिस्तान में बिना बुलाए हमारे प्रधानमंत्री बिना बुलाए। चलिए, क्योंकि समय कम है और बिल्कुल धनंजय जी, असित जी, ममता जी और ऋषि जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय में दिया। नीरज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस दिशा में ममता बनर्जी की पहल सबसे बढ़ चढ़कर है। जिस तेजी से उन्होंने अपना अभियान चलाया उससे साफ है कि ये पहल केवल विपक्षी एकता भर की नहीं है। विपक्ष में जब भी एकजुटता की बात हुई है, नेतृत्व का सवाल उलझता रहा है। राजनीति में महत्वाकांक्षा गलत ले हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता चाहने वाले किसी नेता को अपनी उपलब्धियों को सामने रखना ही होगा और जो सवाल है उनका जवाब भी देना ही होगा। आज इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।